हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो अपन सॉल्व करेंगे वो है कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो पहले ये पैसेज है, इसको थोड़ा पढ़ लेना सो दैट आपको आइडिया लग जाए भाई ये क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, एंथैल्पी चेंज ढूंढना है, मतलब डेल्टा आर एच अपने को ढूंढना है। तो डेल्टा आर एच, और जब भी देखो, जब भी बॉन्ड एनर्जी वगैरह डेटा गिवन हो ना, तो ऑलवेज दिमाग में क्या लेकर आया करो, एटोमाइजेशन वाला सिस्टम लेकर आया करो। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा ए एच एटोमाइजेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, विच इज इक्वल टू एटोमाइजेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब पहले ही गैसियस में है तो कोई चक्कर ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे इधर, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH2 वाले की अगर मैं बात करूंगा तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ, मतलब चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ CH2 प्लस डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ H2 माइनस डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ CH3, राइट। अब अपने को पता ही है इसका एटोमाइजेशन मतलब कैसे लिखते हैं। तो ये क्या आ गया, बॉन्ड एनर्जी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन, राइट, माइनस 6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ओके, तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, सारा डेटा पुट अप कर देंगे, देन यू विल गेट द आंसर विद -125 किलो जूस। तो ये आपका डेल्टा आर एच आ गया, राइट। तो -125 इज आंसर बी, तो देयरफॉर इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन, calculate the HF bond energy in HF at 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, गिवन दैट द हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है H एटम्स का, HF का, F एटम्स का। ओके, तो हमें क्या ढूंढना है, बॉन्ड एनर्जी ढूंढना है HF। हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है। देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए भी भाई कोई तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब कोई रिएक्शन लिखना है, इसको डिराइव कैसे करना है, दिमाग में क्या आएगा भी भाई कैसे प्रोसीड करें। फॉर्मेशन का डेटा दिया है ना, तो फॉर्मेशन का ही पहले रिएक्शन लिखो। जैसे HF बनाना है तो H2 गैस से बनाना है, F2 गैस से बनाना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आ गया HF गैस। अब मैं देखो इसको बैलेंस ऐसे करूँगा कि मैं इसको बैलेंस इस तरह से करूँ। तो मैं इसको बैलेंस इस तरह से करूँगा, वाई, बिकॉज मेरे को क्या दिया हुआ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HF दिया हुआ है। फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होता है, 1 मोल बनाना, इसलिए मेरे को जो इसको बैलेंस करना पड़ेगा वो इधर से करना पड़ेगा। तो देयरफॉर इसका जो डेल्टा आर एच है वो डेल्टा एच एफ का जो फॉर्मेशन है वो आएगा, राइट। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा आर एच ऑफ द रिएक्शन विच इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ, मतलब डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच एफ गैस, राइट, इज इक्वल टू, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ढूंढना है तो बॉन्ड एनर्जी का डेटा, तो डेल्टा ए एच एटोमाइजेशन ऑफ H2 गैस, राइट, विद हाफ plus half of delta H atomization of F2 gas minus delta H atomization of HF gas, राइट। ये हो गया। अब बस सारा डेटा लिखा हुआ है वही लिख लेते हैं। मतलब पहले तो एटोमाइजेशन, ये वाला जो डेटा है इसको अपन प्लग इन करते हैं। अपने को गिवन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ H एटम गिवन है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको इधर लिखता हूँ, अपने को डेल्टा एफ एच फॉर्मेशन ऑफ H एटम गिवन है। तो ये क्या होएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा ए एच एटोमाइजेशन ऑफ H2 गैस, राइट। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि भाई H2 गैस को अगर मैं ब्रेक करूंगा देन आई विल गेट 2 टाइम्स ऑफ H गैसियस एटम्स,
तो फिर यहाँ से ये पता लग रहा है भी एटोमाइजेशन ऑफ H2 जो आएगा वो 2 टाइम्स द फॉर्मेशन ऑफ H एटम्स आएगा, क्योंकि एक मोल H2 को तोड़ेंगे तो भाई 2 H एटम्स बनेंगे, तो उसका फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए। सिमिलरली डेल्टा AH एटोमाइजेशन ऑफ F2 गैस is equals to 2 times enthalpy of formation of F atom, राइट। तो ये दोनों रिएक्शंस के बारे में पहले आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बस अब डेटा पुटअप करना, प्लग इन कर देते हैं। इधर डेल्टा एफ एच एच एफ का जो डेटा है वो लिख देना। हाफ ऑफ एटोमाइजेशन को क्या लिखोगे यार, 2 टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ एफ एटम प्लस 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे एच एटम लिख देता हूँ, ठीक है। एच एटम यहाँ पे एफ एटम आ जाना है बच्चे, ठीक है, माइनस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ एच एफ गैस, राइट। बस इसको सॉल्व कर लेना। अब हाफ है यार, तो ये 2 से 2 ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैलकुलेशन तो अपना अच्छा ही है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच एटम प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एफ एटम, ये आ गया, माइनस ये क्या आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी जो अपने को ढूंढनी है, किसका बॉन्ड एनर्जी, एच एफ बॉन्ड का, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एफ। ये आ गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच एफ गैस, राइट। अब ये डेटा प्लग इन कर लेंगे एंड वी गेट द आंसर। तो therefore bond energy of HF, right, it comes out to be 135.2 kilocalories। तो therefore जो आंसर होएगा वो क्या हो जाना, अपना ए हो जाना। क्वेश्चन नंबर 3, bond energy of N triple bond NH HH bond NH bond are इतने पर मोल रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, राइट। अब देखो इसमें भी सेम है सिस्टम भी भाई, ये कैसे डिराइव करेंगे अपन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 अपने को फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखो और आगे बढ़ो। और फॉर्मेशन में हमेशा ये ध्यान में रखना है भी जो प्रोडक्ट है उसके कितने मोल बनने चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं जो इक्वेशन है वो बैलेंस आउट करूँगा, राइट। तो ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 1/2, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई इधर 2 कॉफिशेंट लगा दिया, ना 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 ना, इसको ऐसे एज इट इज रखा, यहाँ पे 3 रख दे, यहाँ पे 2 लगा देना, ये पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि हमें फॉर्मेशन निकालना है तो 1 पर मोल होता है। अब मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा आर एच इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस विच इज इक्वल्स टू डेल्टा ए एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। एटोमाइजेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब N2 बॉन्ड तोड़ना है, तो हाफ ऑफ क्या आएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 3/2 ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H माइनस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, मतलब विच इज 3 टाइम्स करना पड़ेगा अपने को, 3 टाइम्स द बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड, राइट। ये हो गया, इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। अब अपने को सारा डेटा पता ही है भी भाई, जो प्लग इन करना है बस वो प्लग इन करके यहाँ से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का आंसर आ जाना -41.85 किलो जूल, राइट। ये आ गया NH3 गैस। तो देयरफॉर जो हमारा आंसर बनता है वो बनेगा डी।
सेकंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, इसको पढ़ लेना है अभी भाई, हाँ ये कैसे करना है। फिर आ जाओ सीधा फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन ये फालतू की कहानी लिख के एंड में आपको पता लग गया व्हेन द एक्सपेंशन इज ए फ्री एक्सपेंशन तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट। और इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या था, एडियाबेटिकली, राइट। तो यहाँ से अपने को फ्री एक्सपेंशन जब भी आएगा, फ्री एक्सपेंशन जब भी आएगा तो वर्क डन जो होएगा वो क्या आ जाना है अपने पास, ज़ीरो आ जाना है, ये अपने को पता ही है। और Q का वैल्यू क्या आ जाना है, ज़ीरो आ जाना है। क्यों आ जाना है ज़ीरो, बिकॉज इट इज़ ए एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट, ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। एंड वी नो दैट देयर फोर डेल्टा यू का वैल्यू क्या हो गया, ज़ीरो। अगर डेल्टा यू ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर भी क्या हो गया, ज़ीरो, क्योंकि डेल्टा है ना। तो ये तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो देयरफॉर जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी बन जाएगा। Question number 5. Calculate the work done when 5 mole of an ideal gas at 300 Kelvin are expanded isothermally। ठीक है, इसको isothermally अपन ने expand कर दिया from an initial pressure of इतने pascal to a final pressure of in at a constant external pressure। constant external pressure रखा है तो इसका मतलब irreversible काम अपने को करना है। तो इरिवर्सिबल में अपन वर्क डन जब भी कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी विच इज़ इक्वल्स टू, तो ये आ गया माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, जितना भी अपने को दिया हुआ 10⁵ और फाइनल प्रेशर भी कितना रखा है 10⁵ तो मतलब अगर मैं पी इनिशियल की बातें करूँगा 4 × 10⁵ पास्कल आ गया। पी टू की बात करूँगा मतलब पी फाइनल की बात करूँगा, इसको P1 P2 ले लेते हैं, हाँ ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, विच इज़ 10⁵ पास्कल, ये हो गया। तो माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल एन आर, क्योंकि आइसोथर्मल है तो टी रहने दो, एन आर टी बाय P2 माइनस एन आर टी बाय P1, ये हो गया। और P एक्सटर्नल और P2 का वैल्यू क्या है अपने को पता है, सेम है, इस केस में दिया ही हुआ है। तो इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ, मतलब P2, राइट, एन आर टी भी कॉमन कर लेते हैं, एन आर टी, राइट, 1/P2 माइनस 1/P1, तो P2 अंदर चला जाएगा और एन आर टी इधर आ जाना है। तो इसको मैं लिखूंगा भाई P2/P1 माइनस 1, राइट। तो बस ये आ गया अपने पास वर्क डन। अब बस वैल्यूज पुटअप करनी है और कुछ नहीं है। एन का वैल्यू 5 है, आर का वैल्यू अपने को पता ही है, P2 का वैल्यू 10⁵ है, तो ये रेशियो कितना आ गया 1/4, ये -1 आ गया। तो जो आंसर आएगा मतलब आप देख लो, ये 5 हो गया, ये आर हो गया, टेम्परेचर कितना दिया इन्होंने 300 केल्विन दे दिया, P2/P1 का वैल्यू आ गया 1/4 -1। तो भाई इट कम्स आउट टू बी -4500 R/4। अब R का वैल्यू देख लो क्या पुटअप करना है, जूल्स में पुटअप करना है, ये लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो देयर फोर आंसर जो आएगा हमारा वो ए आ जाता है, ठीक है, बन जाता है आंसर आराम से। Question number 6. In a particular experiment, a gas undergoes adiabatic expansion satisfying the equation Vt cube equal to constant. The ratio of the भाई इधर दो जगह ही नहीं छोड़ी इन्होंने, पैसेज 3 ही स्टार्ट कर दिया। चलो कोई नहीं, अपन थोड़ा जगह बना लेते हैं इधर, कट कॉपी पेस्ट करके इधर लिख लेते हैं, हाँ ठीक है। इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ये है, तो गामा का वैल्यू बताना है, कोई चक्कर नहीं है। अपने को पता है वी टी क्यूब इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो अपने को तो क्या पता है यार, टी वी गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, तो v का पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल टू कांस्टेंट
का पावर 1/3, ये अगेन कांस्टेंट आ गया, तो मैं इसको लिखूंगा टी वी 1/3 इक्वल टू सम कांस्टेंट, राइट। और इधर आ गया टी वी गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट गामा -1 इक्वल टू 1/3, तो जो गामा है वो आ गया 4/3 के इक्वल। अब देख लेंगे यार इसमें क्या वैल्यू, डी है आंसर, तो देयरफॉर आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर, ये तो पढ़ ही लिया अपन ने, ठीक है। अब आ जाओ पैसेज 3 पे। द इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन ये गिवन है भाई, डेल्टा एच एन नंबर ऑफ मोल्स इन वाटर, तो 1 मोल ऑफ H2SO4, ये इक्वेशन को यूज करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस ये तो सिंपल ही है सॉल्यूशन में। 1 मोल ऑफ H2SO4 dissolved in 2 मोल ऑफ H2O, देन डेल्टा एच फॉर द सॉल्यूशन, राइट। हेयर एन का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर n is the number of moles of water which are being dissolved when 1 mole of H2SO4 is there, और ये जो एंथैल्पी है ये किस में आएगी, किलो जूल्स में आएगी, राइट। तो n का वैल्यू 2 पुट अप कर देते हैं, डेल्टा एच 75.6 मल्टीप्लाई बाय 2 विच डिवाइडेड बाय 3.8, दिस इज के जे, राइट। तो बस यहाँ से अपने को आंसर मिल जाना, जो भी बनता होएगा इसका आंसर, ठीक है। ओके, तो यहाँ से जो आंसर बनेगा इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी डेल्टा एच विच इज 39.79 किलो जूल, और देयरफॉर आंसर क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया। Eighth question. If 5 moles of H2 is added in the solution which is obtained in part 1 of the question. Okay. 5 मोल अपन ने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, किस में ऐड कर दिए, जो पहले पार्ट में अपने पास सोल्यूशन बना था। देन एक्स्ट्रा हीट एक्सचेंज ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है, पहले तो मतलब टोटल वाटर कितना है, देखो सिंपल है। टोटल वाटर जो ऐड हो गया वो कितना हो गया, 7 मोल्स हो गया ना, पहले 2 था अभी ऐसा है। और इनिशियली कितना था, इनिशियल वाटर ऐड करने से मतलब ये 2 मोल्स था, ठीक है। तो चेंज क्या होएगा, ये चेंज हो जाना है। मान लो इधर डेल्टा H1 है, इधर डेल्टा H2 है, तो जो एक्स्ट्रा हीट होएगी है ना, वो क्या होएगी यार, अगर 7 मोल डालता तो कितनी थी, अगर 2 मोल डाला है तो कितनी है, तो डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, बस खत्म। तो डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 का ना, डेल्टा H1 का वैल्यू 75.6 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8.8। डेल्टा H2 का वैल्यू तो अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था यार, 39.79, ठीक है, ये हो गया। और डेल्टा H1 का वैल्यू यहाँ से जो आएगा वो आएगा 60.14 kJ, राइट। अब दोनों को अपन यहाँ से माइनस करेंगे, देन वी गेट एक्स्ट्रा हीट। सिक्सटी पॉइंट वन फोर माइनस 39.79 kJ, राइट। तो इट कम्स आउट टू बी 20.35, देयरफॉर आंसर क्या आ गया, सी। क्वेश्चन नंबर 9, भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही कट कॉपी पेस्ट हो गया क्या एक साथ।
कोई चक्कर नहीं, चलो इसको भी इधर कॉपी कर लेते हैं। If 1 mole of H2SO4 is dissolved in excess of H2O, देखो excess of H2O का मतलब जो है, इसका मतलब जो फॉर्मूला है उसमें n का वैल्यू क्या पुटअप करना है, इनफाइनाइट। तो देयर फोर डेल्टा H का जो हमारे पास फॉर्मूला था विच इज 75.6 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय n प्लस 1/8, इसमें n कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाना ये 75.6, और इधर क्या आ जाना अपने पास 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय n, तो डिनोमिनेटर से भी n आ गया, न्यूमरेटर से भी n आ गया, तो इट बिकम 75.6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.8 डिवाइडेड बाय n। नाउ लाइक लिमिट n टेंडिंग टू infinity, तो 75.6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस divided by n, it becomes, which is delta H, it becomes 75.6 kilojoules, right? तो therefore आंसर आ गया D। पैसेज 4, ठीक है, पैसेज 4 पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई, तभी ये जो क्वेश्चंस हैं वो अगले क्वेश्चंस होंगे। अपन ये पाथ को पहले तो कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं भी, ये जो बता रहा है। हाँ, तो इस क्वेश्चन के लिए अब इस पाथ में बच्चे ये लिखा हुआ है क्यू रिवर्सिबल कैलकुलेट करना है फॉर बी प्लस सी पाथ, ठीक है, बी प्लस सी मतलब ये बी पाथ है और ये सी पाथ है, इसके लिए क्यू रिवर्सिबल कैलकुलेट करना है। और क्यू रिवर्सिबल पहले क्यू रिवर्सिबल हमें पता है भी, बेसिकली क्यू कैसा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है। तो इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है, तो क्यू रिवर्सिबल क्या होएगा, मतलब क्यू जो बी में होएगा प्लस क्यू जो सी वाला पाथ फॉलो किया, ठीक है, क्यू बी प्लस क्यू सी। अब अपने को पता है जो बी वाला सिस्टम है वो तो कैसा है, एडियाबैटिक, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये एडियाबैटिक है तो इसका मतलब क्यू बी का वैल्यू तो हो गया ज़ीरो, और क्यू सी का अपन वैल्यू ढूंढ लेते हैं बिकॉज लाइक इट इज़ आइसोकोरिक, राइट। तो क्यू सी अपन कैसे ढूंढेंगे, आइसोकोरिक है, तो मेरे को क्या पता है लाइक क्यू सी विच इज़ आइसोकोरिक, और यू कैन से कि ये क्यू बी के इक्वल हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या होता है, एन सी बी एम डेल्टा टी होता है, right? So therefore the heat which is being q along the path qc is equals to n, सी बी एम का वैल्यू होता है आर अपॉन गामा माइनस वन, और डेल्टा टी, राइट, डेल्टा टी का वैल्यू अपन क्या पुटअप करेंगे यहाँ पे, टी वन माइनस टी टू पुटअप करेंगे, और मैंने जो सी बी एम का वैल्यू पुटअप किया वो किया आर अपॉन गामा माइनस वन। तो अपन फिर ऑप्शन देखते हैं भाई, एन आर वाला तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो डी एल वेलन तो आएगा नहीं, जीरो भी नहीं है, तो पी बी में है तो इसका मतलब पी बी में कन्वर्ट कर दो क्यू सी को। एन आर टी वन मतलब ये ऊपर वाला जो सिस्टम है टी वन, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, समझ आ गया क्या, ये वाला ही देखेंगे अपन तो एन आर टी वन को मैं क्या लिखूंगा यार, पी टू बी टू, और एन आर टी टू मतलब ये वाले को मैं लिखूंगा पी थ्री वी टू डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन, राइट। तो इससे देखते हैं कोई आंसर बनता है, पी टू वी टू माइनस पी थ्री वी टू अपॉन गामा, यस, इससे आंसर बन जाता है हमारा, कौन सा आंसर क्या आ गया, बी आ गया, बस खत्म हो गया, राइट। तो ये ऐसे करना था क्वेश्चन। तो ये तो क्यू सी आया ना,
मतलब चलो इसको, अबे इतना तो समझ ही गया होगा यार, वी नो दैट लाइक क्यू रिवर्सिबल किसके इक्वल है, क्यू सी के इक्वल है ना यार, यहाँ से तो इसका मतलब क्यू रिवर्सिबल, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल, राइट। तो देयरफॉर आंसर जब आ गया वो हमारा बी आ गया, इतना तो आई होप अपन दिमाग लगाएंगे ही। हाँ 11th क्वेश्चन, ठीक है, इसके लिए भी ग्राफ चाहिए अपने को पहले, डी प्लस ई, ये डी ग्राफ है, ये ई ग्राफ है, ये वाला पाथ अपने को फॉलो करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यार, क्यू रिवर्सिबल फॉर डी प्लस इज क्यू डी प्लस क्यू ई। और क्यू डी अगर मैं पहले कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को पता है ये आइसोबारिक है, ठीक है। आइसोबारिक में अपने को पता है इट इज इक्वल्स टू प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा एच आ गया विच इज एन सी बी एम प्लस आर, मतलब एन सी पी एम डेल्टा टी के इक्वल कर दूंगा मैं इसको। तो जो क्यू डी आ जाना वो आ जाना एन सी बी एम प्लस आर इंटू डेल्टा टी अपना आ जाना टी थ्री माइनस टी वन के इक्वल, ठीक है। ये तो क्यू डी आ गया। नाउ फॉर क्यू ई, क्यू ई ये कौन सा पाथ है, अगेन आइसोकोरिक है, तो यहाँ पर ये क्यू बी लिख दूंगा, राइट। चलो वही पैटर्न फॉलो करते हैं। यहाँ पे लिखो आइसोकोरिक, यहाँ पे क्यू बी लिख दो, यहाँ पे डेल्टा यू लिख दो, यहाँ पे लिख दो एन सी बी एम डेल्टा टी। तो देयरफॉर क्यू ई का वैल्यू हो जाना बच्चे एन सी बी एम डेल्टा टी का वैल्यू टी वन माइनस टी थ्री, दिस इज क्यू ई, दिस इज क्यू डी, राइट। तो देयरफॉर क्यू रिवर्सिबल इज क्यू डी प्लस क्यू ई। तो जो क्यू रिवर्सिबल है वो आ गया अपने पास, मतलब जो कट वट जाएगा भी भाई, एन सी बी एम माइनस टी वन मेरे को तो दिख रहा है, ये तो कट ही गया। इधर एन आर टी थ्री रह जाना है, उधर एन सी बी एम वगैरह रह जाना है, राइट। तो वो इसका और टी वन टी थ्री सब चला जाना, तो इधर आ जाना एन आर टी थ्री माइनस टी वन, ये रह जाएगा बस, ठीक है। तो अभी ऑप्शन देखें कोई है क्या, नहीं, एन आर में तो कोई ऑप्शन नहीं है, टी थ्री माइनस टी वन में तो बस एक ही ऑप्शन मतलब ना तो ज़ीरो आएगा ना ये आएगा ना ये वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं बस। एन आर टी थ्री, मतलब ये टी थ्री वाला ये सिस्टम हो गया, तो इसमें पी वन वी टू है वो सेट कर देते हैं। एन आर टी थ्री में अपन लिख देते हैं पी वन वी टू, और टी वन वाला ये वाला सिस्टम है ई वन वाला, तो पी टू वी टू लिख देते हैं यहाँ पे, पी टू वी टू। तो देयरफॉर वी टू अपना कॉमन आ गया, पी टू वी टू लिख दिया डी ई में, ठीक है। ये बन गया, और टी थ्री में अपन ये लिख दिया पी वन वी टू, इधर से वी टू कॉमन आएगा तो पी वन माइनस पी टू ना, फिर भी कोई ऑप्शन नहीं बना, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं है। वी टू लिखो पी वन माइनस पी टू, कोई ऑप्शन बना है क्या ना, फिर कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई नहीं, दिमाग ही लगाना और करना क्या, ठीक है। ये इसको एज इट इज़ लिखा अपन ने क्यू रिवर्सिबल को, फिर अपन ने कोई और मैनिपुलेशन देखते हैं डी ई में, एन आर टी थ्री देखो यहाँ से चला है ना यार, बेसिकली तो यहाँ से चला है, तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ यहाँ पर ये टी थ्री तो सिर्फ एक ही जगह पी वन वी टू, ये तो फिक्स है भी भाई, ये तो पी वन वी टू ही आएगा। वेर एज एन आर टी वन का वैल्यू अपन ये भी मान सकते हैं विच इज पी वन वी वन, राइट। मतलब इधर से भी मान सकते थे, इधर से भी, वो तो अब डिपेंड करेगा ना एग्जामिनर क्या मैनिपुलेशन कर रहा है, पी वन वी वन, तो पी वन कॉमन आके वी टू माइनस वी वन है, भगवान अब तो आंसर बनना चाहिए, बन गया। तो भाई ये बन गया ए आंसर, तो देयर फोर अपना जो आंसर है वो क्या आ गया, ए, राइट। तो मैनिपुलेशन करनी थी बस, और कुछ नहीं।
क्वेश्चन 12। फिर यार ये पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने, चलो कोई नहीं, इधर ऐड कर देते हैं ना पेज में। व्हाट इज डेल्टा एस फॉर डी प्लस ई? ओके, पहले तो फोटो किधर गया ग्राफ का? व्हाट इज द वैल्यू फॉर डी प्लस ई? ये तो डी प्लस ई के लिए डेल्टा एस ढूंढना है। डेल्टा एस अपने को पता है क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। जो स्टेट फंक्शन होता है इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज। तो खत्म हो गया डेल्टा एस फॉर, लाइक अपने को पता है आइडियल गैस के लिए इज एन सी वी एम एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन होता है। और बिकॉज यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल टेम्परेचर T2 है, ठीक है। ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर है, जो दोनों सेम है। तो एन सी बी एम एल एन T1 बाई T1 विच बिकम्स ओवरऑल 0 प्लस एन आर एल एन V2, मतलब ये फाइनल है, इनिशियल V1 है, तो ये तो भाई सेम ही रह गया, एल एन वी टू बाई वी वन। तो इसका आंसर आ गया एन आर एल एन वी टू बाई वी वन विच इज इक्वल्स टू डेल्टा एस। अब ये क्या बन गया, हाँ, विच इज इक्वल टू डेल्टा एस। तो देयर फोर आंसर जब आ गया हमारा, वो आ गया डी। पैसेज 5, राइट, ये पैसेज 5 दिया हुआ है। क्या बताना है, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। मीथेन, देखो मीथेन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है। तो फॉर्मेशन के लिए पहले यू शुड राइट द रिएक्शन फॉर मीथेन। इट इज कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस मीथेन आएगा, तो इधर CH4 गैस आना चाहिए, इधर 2H2 गैस आएगा, राइट, ये बनेगा मीथेन। अब देखो यार, मैं तो ऐसे सोचता हूँ, मतलब मेरे को लग रहा है ये बेस्ट अप्रोच रहता है। कार्बन लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, तो देखो इधर है, और कितना कॉफिशिएंट चाहिए 1, तो इधर 1, तो इसका मतलब 1 को तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं। इसको डेल्टा H1 मानो, इसको 2 मानो, इसको डेल्टा H3 मानो, विच इज -890.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसको ऐसे कट करके, तो पहली रिएक्शन को तो अगर मैं इसका डेल्टा आर एच विच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा यार, मतलब पहली रिएक्शन को तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो डेल्टा H1 ही रहेगा एज इट इज। अब H2 का कितना कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो इसका मतलब मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H2 हो गया, राइट। अब CH4 का एक ही कॉफिशिएंट चाहिए, यस, बट किधर चाहिए था मेरे को, राइट साइड पर चाहिए, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस डेल्टा H3, ऐसे करेंगे देन वी विल गेट द आंसर विच इज इक्वल टू -4.9 किलो जूल पर मोल, राइट। और इससे जो आंसर बनता है वो बनता है ए। आई होप आप लोगों को अप्रोच समझ आ गई होगी यार भी। ये रिएक्शन लिखो जो गिवन है डेटा, फिर देख लो किसको किधर से मल्टीप्लाई करना है फ्रॉम द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो ज़्यादा सरल है। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज बनाना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बातें कर रहे हैं, तो भाई बस वही स्टैंडर्ड प्रोसेस, पहले सुक्रोज बना दो।
सुक्रोज मतलब C12 चाहिए, तो इधर भाई 12 कार्बन सॉलिड लिख दूंगा। C12 के साथ H22 चाहिए, तो मैं 11H2 गैस लिख दूंगा। और O कितने चाहिए, 11 चाहिए, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 11/2 O2 गैस लिख दूंगा। ये सुक्रोज बन गया यार अपने पास। बस ये खत्म हो गया। अब वही काम करना है, 12 कॉफिशेंट चाहिए किसके, मतलब ये डेल्टा H1 मानो, डेल्टा H2, ये डेल्टा H3। डेल्टा H1 का वैल्यू -5200 है। राइट, तो अभी मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा RH ऑफ द रिएक्शन 12 टाइम्स ऑफ कार्बन करो पहले तो इसको, 12 टाइम्स, क्योंकि भाई 12 यूनिट्स चाहिए, तो मैं लिख दूंगा इधर 12 टाइम्स ऑफ डेल्टा H2। ये हो गया। ऊपर वाले में तो नहीं कोई गलती किया था ना अपन ने जब हाँ नहीं नहीं सही था। ये हो गया। फिर इसके बाद अपने को 11 कॉफिशेंट चाहिए किसका, H2 का, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई विद दिस, क्योंकि और तो कहीं H2 है ही नहीं ना, तो इसका मतलब +11 टाइम्स डेल्टा H3 आ गया। अब क्या चाहिए हमें, C12। अभी ये वाला रह गया, इसमें O2 तो अपने आप ही बैलेंस हो जाना, क्योंकि ये कॉफिशेंट रह गया, ये राइट साइड चाहिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड, और कॉफिशेंट 1 ही चाहिए, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस डेल्टा H1, सारा कुछ अपने आप सेट हो जाएगा। तो डेल्टा RH जो आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू -2677.1 किलो जूल पर मोल। सो देयरफॉर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, C। क्वेश्चन नंबर 15, और वे फिर भी सी में ही आ गया, ये पता नहीं क्या कर दिया भाई इन्होंने। चलो इधर लिख लेते हैं, पेज ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन है, तो एक से कंबशन ऑफ बेंजीन मतलब 1 मोल ही बेंजीन का क्या करना भाई, आग लगा देनी है बेंजीन को बस, और कुछ नहीं। O2 इधर हो गया, 6 मोल्स ऑफ CO2 गैस हो गए, और इधर से 1 मोल है तो 3H2O लिक्विड हो गया। ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन हो गया। O2 का जो कॉफिशेंट बनेगा वो 12 इधर हो गया, इधर 15 हो गया, तो इसको 15/2 से करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, राइट, इट इज इक्वल्स टू, देखो बेंजीन का कॉफिशेंट 1 चाहिए, तो इधर 1 है बट रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए, तो इसको तो मैं -डेल्टा H1 लिखूंगा, तो ये डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3। नाउ CO2 ढूंढो, CO2 ये मिल गया, इसका राइट साइड ही चाहिए सिस्टम, तो 6 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, +6 टाइम्स ऑफ डेल्टा H3 कर दो। H2O देखो, H2 यहाँ पे दिख गया, 3 टाइम्स करो, राइट साइड ही चाहिए था, तो इसको अपन 3 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स कर दिया, तो +3 टाइम्स डेल्टा H2। सर आपने O2 को तो देखते ही नहीं हो भाई, O2 मैं इसलिए नहीं देखता क्योंकि O2 ना 2-3 रिएक्शन में आ गया, बट बाकी सारी चीज़ें एक ही रिएक्शन में, ये मेरा थॉट प्रोसेस रहता है। समझे, जैसे CO2 है, आपको ना तो 1 में मिलेगा ना सेकंड में, तो एक्सक्लूसिविटी क्या रही है इसमें, एक्सक्लूसिविटी ये रही भी भाई CO2 एक में है तो एक में बैलेंस करना है, ऐसी H2O का एक्सक्लूसिविटी क्या रहा भी भाई एक में है तो एक में ही बैलेंस करना है। क्लियर, तो ऑन like solving this we get 3242.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये सब वेरीफाइड आंसर है, मैंने मतलब पूरे वेरीफाई करके ही ये अपन टाइम सेव कर रहा हूँ मैं, बस एक्सप्रेशन सही होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, तो देयरफॉर जो आंसर बनता है वो बनता है डी।
वैसे 6, राइट। तो ये एक बार पढ़ लेना, बस इसमें ये याद रखना है, ये किलो जूल में -57.5 होता है और किलो कैलोरीज में -13.7, राइट। अगर एक मोल H प्लस और एक मोल OH माइनस न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अभी आ जाओ 16th क्वेश्चन में। 16th क्वेश्चन ये कह रहा है अभी भाई एक इक्विवेलेंट, यहाँ पर पहले तो बेस लिखो, ठीक है, इनकरेक्ट है यहाँ, मतलब इनकम्प्लीट है। वन इक्विवेलेंट बेस रिएक्ट्स विद 0.33 इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, ठीक है। हमारे पास एक इक्विवेलेंट बेस है और 0.33 इक्विवेलेंट किसका, एसिड का, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और अपन बेस भी, ठीक है, ये कुछ है, बेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। रेड पेन से क्यों लिख रहा है, ब्लू से लिख लेते हैं, हाँ। वन इक्विवेलेंट बेस रिएक्ट्स विद 0.33 इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, तो एंथैल्पी चेंज जो आएगी वो -4.6 है। बेसिकली ये देखो यार, 0.33 इक्विवेलेंट्स होंगे तो इसका मतलब इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे HCl के, 0.33 करेंगे, क्योंकि इसका एन फैक्टर तो क्या होता है, 1 होता है, राइट। अभी बेस के लिए कोई चक्कर नहीं है, अपने को पता है भाई इतने ही रिएक्ट करेंगे, तो यही मानेंगे अपन। तो इसका मतलब अगर -13.7 किलो कैलोरीज है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 0.33, राइट, प्लस सम एनर्जी विच इज बीइंग यूज्ड टू डिसोसिएट अ बेस, के बारे में नहीं ना अपने को यार कोई आइडिया है भी बेस स्ट्रॉन्ग था कि नहीं, प्लस सम एनर्जी इज यूज्ड टू लाइक completely dissociate the base, ठीक है, टू completely dissociate base। ये मैंने मान लिया, A मान लिया, इज इक्वल्स टू कितनी आ गई बच्चे, -4.6 किलो सिर्फ कैलोरीज, तो डिवाइड बाय 1000 कर दिया, राइट, क्योंकि ये किलो कैलोरीज में है ना डेटा, इसीलिए मैंने 1000 से कर दिया। अभी अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा प्यार से लिखूंगा तो लिखूंगा -13.7 मल्टीप्लाई बाय 0.33 प्लस ए इज इक्वल्स टू -4.6 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1। नाउ अगर अपने पास 0.33 की जगह पर 0.66 इक्विवेलेंट्स कह रहे हैं, HCl के यूज कर रहे हैं अपन, तो इसका मतलब बेस का अमाउंट भी क्या करना पड़ेगा यार, डबल करना पड़ेगा ना। मेरे को नहीं पता अभी 2 इक्विवेलेंट बेस करना पड़ेगा कि कितना करना पड़ेगा, बट मेरे को इतना ज़रूर पता है भी जितना अमाउंट पहले रिएक्ट हो रहा था, ठीक है, और यू कैन से भी अगर पहले 1 इक्विवेलेंट हो रहा था तो अभी 2 इक्विवेलेंट बेस क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब अभी जो एनर्जी रिलीज होगी वो 0.66 इक्विवेलेंट है, मतलब 0.66 मोल्स हो गए। तो इट इज़ -13.7 मल्टीप्लाई बाय 0.66 प्लस, अब 2 टाइम्स एनर्जी लगेगी टू डिसोसिएट द बेस, क्योंकि अब डबल अमाउंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका आंसर बताना है ये कितना होएगा। अब ए का वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से पुट अप कर देंगे, -13.7 प्लस 0.66 प्लस 2 टाइम्स ए, राइट। अब ए का वैल्यू पहले वाले से पुट अप करेंगे तो -0.46 डिवाइडेड बाय 1000, राइट, प्लस 13.7 मल्टीप्लाई बाय 0.33, तो इट कम्स आउट टू बी -0.46 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 किलो कैलोरीज, और इट कम्स आउट टू बी -9.2 कैलोरीज, राइट। तो देयरफॉर जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया बी। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है ना एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर होता होगा यार भी, अपन 3 मान लेते हैं, अगर इसका एक OH माइनस, वो तो चलो अपने को नहीं पता कितना होगा, बट मेरे को इक्विवेलेंट से पता है, तो मैंने इसके मोल से आंसर कर दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, solution 17। Heat of dissociation of acetic acid is 0.005 kilocalories per gram। ओके, एंथैल्पी चेंज ढूंढना है जब 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ये कितने 2 मोल्स प्रोवाइड करेगा, 2 मोल्स OH माइनस आर बीइंग प्रोवाइडेड
इस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है इसको, तो अगर 2 मोल OH माइनस न्यूट्रलाइज करना है तो इसका मतलब वी नीड हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आर रिक्वायर्ड, राइट। इसके 2 मोल्स रिक्वायर्ड है, बस खत्म हो गया। अपने को क्या पता है अभी भाई, 1 मोल OH माइनस, और चलो ये तो पता ही है अपने को, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये क्वेश्चन जो सिंपली क्वेश्चन ये बन गया भी भाई, 2 मोल्स मेरे को OH माइनस को न्यूट्रलाइज करना है किसके साथ, 2 मोल्स H+ के साथ, राइट। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो आगे मतलब आंसर किलो कैलोरी में, तो 2 × -13.7 आएगा, प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट कंप्लीटली द एसिटिक एसिड, ठीक है ना, प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, 2 मोल्स का मतलब 120 ग्राम एसिटिक एसिड, ये अपना फाइनल आंसर होएगा। तो बस 2 × -13.7 प्लस 120 ग्राम, क्योंकि पर ग्राम दिया हुआ था ना, तो 120 को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 0.005 से, तो इट कम्स आउट टू बी, जब मैं इसको ऐसे ऐड प्लस माइनस करूँगा तो -26.8 किलो कैलोरी मेरा आंसर आ जाना। तो देयर फोर सी बन गया ऑप्शन, देयर फोर आंसर सी। 18th क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग न्यूट्रलाइजेशन, HF एक वीक एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब इनको ऐसे अपन ने क्या करवा दिया, रिएक्ट करवा दिया, डेल्टा H0 ये आ गया, दिस वैल्यू इज मच हायर देन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बिल्कुल सही है यार, ये तो -57.5 आनी चाहिए थी, बट -68। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा हीट जो रिलीज हुई है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन, बिकॉज हाइड्रेशन कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो हाइड्रेशन ऑफ F माइनस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो देयरफॉर मोर हीट इज बीइंग रिलीज्ड, राइट। तो ये हो गया, तो देयरफॉर आंसर इज बी। कॉम्प्रिहेंशन 7 बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है, फालतू की लाइनें लिखी हैं, सब पता है अपने को, बस इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन, द एंट्रोपी ऑफ एवरी सब्सटेंस जीरो हो जाती है, एंड डज बिकम जीरो इन केस ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब सॉलिड का आपको हमेशा जीरो ही मानना है, बस एक ये बात का ध्यान रखना है। फ्रॉम द फिगर रिप्रेजेंटिंग एंथैल्पी चेंज ऑफ वेरियस ट्रांजिशन एज इंडिकेटेड सब्सटेंसेस मैक्सिमम एंथैल्पी व्हेन प्रेजेंट इन, ऑब्वियसली यार एंथैल्पी देख ही रहे हैं अभी भाई, सबसे ज़्यादा एंथैल्पी जब कौन सी स्टेट में होता है, वेपर फेज में होता है। बहुत ही सरल से क्वेश्चन है। एंट्रोपी क्योंकि तभी इतना ज़्यादा होएगा यार, मतलब एंथैल्पी के ही पूछा है इन्होंने, एंथैल्पी ये बेस है, ये सबसे ज़्यादा एंथैल्पी किस में है यार, वेपर वाले में, ये तो दिख ही रहा है एंथैल्पी, राइट। 20th for the following reaction if at 0 delta S for the reaction is इतना, तो आप बताओ डेल्टा S क्या होएगा यार, S ऑफ प्रोडक्ट माइनस S ऑफ रिएक्टेंट, S ऑफ प्रोडक्ट का मतलब S ऑफ CO2 which is gas, S plus S of calcium oxide which is solid minus S of calcium carbonate which is again solid। सॉलिड का एंट्रोपी अपन हमेशा क्या मानते हैं,
ज़ीरो और डेल्टा एस का वैल्यू कितना दिया होता, एक्स कैलोरीज दिया होता, तो एंट्रोपी जो आ गया CO2 का वो भी क्या आ गया, एक्स कैलोरीज आ गया बस। तो देयरफॉर आंसर इसका आना चाहिए सी। ठीक है। Last question, 21st question. Which has the highest entropy per mole of the substance? Highest entropy मतलब more the temperature, more the randomness, बस वही बात करनी है। ठीक है, more the temperature, तो more the randomness, राइट। तो therefore अपन क्या कमेंट करेंगे, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ए में ही दिख रहा है तो आंसर ए होगा 25 डिग्री। एस टी बी बेस 0 डिग्री होता है यार, बस ए 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे 298 था 25 में, तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया। आई होप आपको सारे कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ओके, थैंक यू गाइस।